ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने CFA यूएसए एग्जामिनेशन लेवल नंबर 1 पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1 लेक्चर नंबर 10। बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट सा लेक्चर है, आप ये समझ लीजिएगा कि लास्ट बड़ा कंसेप्चुअल लेक्चर है। इन दिस आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू डिफरेंट कंसेप्ट जो आज तक बच्चों को बहुत कम समझ आते हैं और बेटे किसी को पता ही नहीं है। तो आज का ये जो लेक्चर है ना, मैंने मूवी नहीं दिखानी, आज गाना नहीं दिखाना, आज आपको लॉजिकली मैंने बड़ी सारी बातें टेक्निकली बतानी है विच आर इन रिलेशन टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिस्क एंड रिटर्न। आपका अटेंशन, आपका ध्यान बड़ा इंपॉर्टेंट है आज मेरी तरफ। आप जल्दी से रजिस्टर ओपन करें बेटे। आज हम फिगर्स भी बनाएंगे, कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने कैलकुलेटर दिखाया भी नहीं। आपको अपना रजिस्टर अपने सामने रखना है, फिगर्स बनानी है, ग्राफ्स बनाने हैं और मेरी बात को ध्यान से सुनना है। तो आप ऊपर लिखिएगा, आप लिखिए बेटे पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न लेक्चर नंबर 10। मैं भूपेश आनंद बेटे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बातें करूंगा आज के इस लेक्चर के थ्रू। मैं चाहता हूं कि आज के क्लास में बेटे आपको कमर सीधी करके बैठना जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे आज की क्लास में सीधा होकर बैठना। मेरे विचार आज मैं 2 लर्निंग आउटकम्स कवर करने वाला हूं बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने ये नोट किया होगा कि मैं आई एम नॉट ऑन द सेम क्रोनोलॉजिकल मैनर इन विच करिकुलम और स्क्वायर दे हैव गिवन, बिकॉज उससे लॉजिकली आपको समझ ही नहीं आ सकता। मैं कभी आगे वाला लर्निंग आउटकम करता हूँ, कभी पीछे वाला करता हूँ, बट आई एश्योर यू कि मैं A to Z सारे लर्निंग आउटकम कंप्लीट करने वाला हूँ टुडे। इन टुडेज लेक्चर आई विल बी कंप्लीटिंग 2 टेक्निकल लर्निंग आउटकम्स। एक तो लर्निंग आउटकम में लेक्चर पार्ट 1 का कंप्लीट करूंगा और एक लर्निंग आउटकम में पार्ट 2 का कंप्लीट करने वाला हूं। तो आप सभी का बड़ा इंपॉर्टेंट आज के इन दिस टुडेज लेक्चर एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं बड़ी टेक्निकल और बड़ी पेचीदा बातें बताऊंगा जो आपको शायद कम समझ आएंगी अगर आपने ध्यान नहीं लगाया। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में एक तो मैं लर्निंग आउटकम नंबर C, ये देखिए जी मैंने पेन सिलेक्ट कर लिया, लर्निंग आउटकम नंबर C पार्ट 1 का चैप्टर 1 का लर्निंग आउटकम C अभी देखते हैं क्या है, अभी देख लेते हैं। आइए देख ले बेटे, लर्निंग आउटकम C ए मैंने अभी कवर नहीं किया। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स और द मेजर कैटेगरीज आई हैव नॉट कवर्ड अप टू दिस डेट, मैंने अभी तक किया ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटे, कर लेंगे, कोई घबराने की बात है नहीं। मैंने ये कंप्लीट कर दिया था रिस्क अवर्जन एज पर द इन्वेस्टर। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड लर्निंग आउटकम नंबर B। C में आ जाइए बेटे, आज मैं लर्निंग आउटकम नंबर C कवर करने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है। That is how as a portfolio manager, how as an investor you will select the optimum portfolio of an investor। आप ऑप्टिमम कैसे निकालेंगे, मेरे वाला पिंक कैसे निकालेंगे। तो आज हम ये लर्निंग आउटकम C कवर कर रहे हैं बेटे, ये कवर करेंगे। एक्सप्लेन द सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम पोर्टफोलियो गिवन एन इन्वेस्टर यूटिलिटी। आज के क्लास में बेटे यूटिलिटी बताऊंगा, इकोनॉमिक्स में लेके चलूंगा, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बातें करेंगे, इंडिफरेंस कर्व की बातें करेंगे, टी की बात करेंगे, कॉफी की बात करेंगे, ग्राफ प्रिपेयर करेंगे। बड़ी सारी बातें आज हमने डिस्कस करनी है, क्योंकि आज के एक ही लेक्चर में जब सब हम एक साथ एक्सप्लेन करेंगे ना, देन ओनली यू कैन कंक्लूड समथिंग। तो इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते थे, इसलिए थोड़ा सा आज 3-4 बातों को हम जुमावड़ा इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद मैंने आई थिंक ये वाला करा दिया है आपको, ये भी करा दिया है लेक्चर नंबर 5, 6, 7, 8 में, और आपके सामने ये देखिए जी इफेक्ट ऑफ ये भी करा दिया। और आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर आई हैव कवर्ड विद मिनिमम वेरिएंस, मीन वेरिएंस फ्रंटियर, global mean variance portfolio and efficient frontier, and I have explained the difference between what are the main difference between the efficient frontier and the mean variance frontier। बेटे आपको लॉजिकली अगर आप देखें तो लेक्चर 9 मैंने इंग्लिश में जान के बोला, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट मेरे पास इंग्लिश वाले भी हैं, दोज हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी। तो बेटे देखिए मैं आपके लिए हार्ड वर्क कितना कर रहा हूँ, हिंदी में भी बोलता हूँ, इंग्लिश में भी बोलता हूँ, हिंदी की रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, इंग्लिश की रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, सो दैट मैं सभी को एक्सप्लेन कर पाऊँ। और आपने ये नोट किया होगा कि हिंदी और इंग्लिश में कई बार एक्सप्लेनेशन, कई बार थॉट्स, कई बार एग्जांपल्स मेरे डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि बेटे विचार चेंज हो जाते हैं ना। मैं अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने दोबारा से इसी बात को कह रहा हूं कि मैं LOC लर्निंग आउटकम नंबर C कवर करेंगे पार्ट 1 का, और लर्निंग आउटकम नंबर 1 कवर करेंगे, ए कवर करेंगे पार्ट 2 का। वो बेटे ए क्या है, व्हाट आई मीन बाय इंडिफरेंस कर्व, हाउ टू कैलकुलेट दैट, वो देख लेते हैं। आइए जी, सभी के सभी स्टूडेंट्स, बड़ी प्यारी सी बात मैंने लिखी है जो निकल गई, क्या है जी, इट ऑलवेज सीम डिफिकल्ट
जब आपने सीएफए यूएसए ज्वाइन नहीं भी किया था ना, तब भी डिफिकल्ट लगता था आई थिंक। कभी भी जब तक वो चीज़ पूरी नहीं होती ना, आपको डिफिकल्ट लगती है। आप कॉमर्स में थे, बीकॉम में थे, बीए में थे, नॉन कॉमर्स थे, इट ऑलवेज सीम डिफिकल्ट अंटिल यू अचीव इट। तो करने से हो जाती है दोस्तों, अंटिल इट इज डन। लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मेरी कहानी, मेरा विजन आज के इस लेक्चर में क्या है कि मैं थोड़ा सा आपको पहले अपनी कहानी बताऊंगा, फिर ब्लैक स्लाइड्स में आऊंगा, आपको मैं आराम आराम से बोलूंगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट लेक्चर लूंगा, उसको इंग्लिश में बोलूंगा। बट आज के इस लेक्चर के थ्रू अगर आप हिंदी मीडियम हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं। इफ यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इन टुडेज लेक्चर माय स्टोरीज, माय विजन इज दैट आई वांट टू डू लर्निंग आउटकम नंबर सी। देखिए, आप ये बताइए मुझे एक बात, हम ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं, we are doing portfolio risk and return part 1, we will be doing risk and return part 2, we will be doing so many other chapters, risk management, portfolio behavior and all that aspects. इसके पीछे एक राज क्या है, क्या करना क्या चाहते हैं? एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, एज अ सीएफए चार्टर होल्डर, आई वांट टू, और एज अ इन्वेस्टर आई वांट टू कैलकुलेट द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। मैं ऑप्टिमम पोर्टफोलियो निकालना चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट के लिए वो ऑप्टिमम क्या होगा जिसमें उसको मैक्सिमम रिटर्न मिले विद द गिवन लेवल ऑफ रिस्क और 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 मिनिमम रिस्क विद अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न। देखिए, मैंने दो बातें बोली एफिशिएंट फ्रंटियर की, बिकॉज एफिशिएंट फ्रंटियर ये दोनों बातें प्रूव करता है। अगर रिस्क गिवन है तो मैक्सिमम रिटर्न, और अगर रिटर्न गिवन है तो मिनिमम रिस्क। इट मीन्स आई वॉन्ट टू सिलेक्ट दैट ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। अब आप आइसक्रीम खाने जाते हैं, आपके घर के मेंबर्स कुछ खाने गए, कुछ ऑरेंज बार ले रहा है, कोई चॉक बार ले रहा है, कोई फ्रूटी ले रहा है, कोई कसाटा ले रहा है। इट मीन्स सभी का अपना अपना नेचर है, सभी का अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, सभी का अपने अपनी भूख है, सभी की अपनी अपनी पॉकेट मनी है। इट मीन्स एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, आपके इन्वेस्टर्स जो हैं, एज अ चार्टर्ड होल्डर, आप उनकी सभी की रिक्वायरमेंट्स को चेक करेंगे। आप उनका मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो चेक करेंगे, उनका एफिशिएंट फ्रंटियर देखेंगे, उनका रिस्क अवर्जन देखेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी सिलेक्टिंग, यू विल बी डिसाइडिंग व्हाट इज द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। बेटे, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो को बनाने के लिए 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर आप ये 5 चीजें आज समझ गए ना, तो लॉजिकली यू कैन ड्राफ्ट अ ऑप्टिमम पोर्टफोलियो फॉर एनी क्लाइंट, फॉर एनी इन्वेस्टर। तो आप कमर सीधी कर ले बेटे। आज का लेक्चर टेक्निकल है, मैं फिर रिपीट करता हूं, मुझे बड़े सारे चित्र बनाने हैं, चित्र रूपा ग्राफ प्रिपेयर करने हैं। तो आप सबसे पहले आज के ऊपर लिखिए माय स्टोरी, ऊपर लिखिए जी माय स्टोरी, इसके नीचे लिखिए विजन, और विजन में लिखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इन्वेस्टर। माय ऑब्जेक्टिव एज एन इन्वेस्टर और एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, बिकॉज आई वांट टू मैनेज द पोर्टफोलियो ऑफ माय क्लाइंट, और एज अ इन्वेस्टर और एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर आई वांट टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं ऑप्टिमम पोर्टफोलियो निकालूं। ऑप्टिमम पोर्टफोलियो कैसा? जैसे हम कहते हैं हेड बॉय। हेड बॉय में क्या फीचर्स हो सकते हैं भाई? हाइट में अच्छा हो, दिखने में अच्छा हो, पढ़ाई में अच्छा हो, खेलकूद में अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में अच्छा हो। दैट इज ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बिकॉज दीज आर द फीचर्स ऑफ अ हेड बॉय। सिमिलरली, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑप्टिमम पोर्टफोलियो? इट मींस इट विल गिव मैक्सिमम रिटर्न विद गिवन लेवल ऑफ रिस्क और मिनिमम रिस्क फॉर द गिवन लेवल ऑफ रिटर्न। तो ये दो फीचर्स मैंने लिखे हैं, आप सब लिख रहे हैं ऑप्टिमम पोर्टफोलियो के दो फीचर्स। पहला, मैक्सिमम रिटर्न विद गिवन लेवल ऑफ रिस्क एंड मिनिमम रिस्क विद गिवन लेवल ऑफ रिटर्न। लिखना है बेटे, समझदारी मत करना। आज के लेक्चर में एटलीस्ट ज्यादा समझदार मत बनना। आज का लेक्चर मिस मतलब पोर्टफोलियो रिस्क रिटर्न पार्ट 1 मिस, मैंने आज तक कभी नहीं बोला आपको। आज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। इट मीन्स आई वॉन्ट टू हैव ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। मैं ऑप्टिमम पोर्टफोलियो चाहता हूं, इसलिए ऑप्टिमम पोर्टफोलियो के लिए क्या फीचर्स हैं? व्हाट आर द 2 फीचर्स ऑफ ऑप्टिमम पोर्टफोलियो? मैक्सिमम रिटर्न फॉर गिवन लेवल ऑफ रिस्क। गिवन लेवल ऑफ रिस्क, अगर रिस्क गिवन है तो फिर रिटर्न ज्यादा चाहिए। अच्छा, रिटर्न गिवन है तो मिनिमम रिस्क चाहिए, सीधी सी बात है। एफिशिएंट फ्रंटियर यही बोलता है, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर एंड एफिशिएंट फ्रंटियर में यही डिफरेंस है। मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर ओनली टेल्स अस दैट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न हाउ मच विल बी द मिनिमम रिस्क, बट एफिशिएंट फ्रंटियर टेल्स अस बोथ द थिंग्स। दैट इज ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। अब बेटे, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो के लिए मैं आज आपके सामने 5 बातें रख रहा हूं। जो मैंने 3 बातें बता दी, 2 बातें आज बताऊंगा। बेटे, बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर ये 5 बातें आपको समझ आ गई, एंड हाईली टेस्टेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। स्क्वेजर देख लीजिए, करिकुलम देख लीजिए, कैंडिडेट सोर्सेज देख लीजिए, मॉक टेस्ट देख लीजिए। ये 5 बातें बड़ी
इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ऊपर लिख दिया प्री रिक्विजिट फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। यू शुड बी अवेयर ऑफ द 5 नॉलेज, यू शुड बी अवेयर ऑफ द 5 थिंग्स। आपको सबसे पहली बात मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो पता होना चाहिए, मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर पता होना चाहिए, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट 1 or 2 lectures. What I mean by minimum variance frontier, I know that, and within that minimum variance frontier, we have seen that what I mean by global minimum variance portfolio, that is bullet shape. वो मैंने point आपको डॉट बनाया था, और फिर धीरे धीरे मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंट फ्रंटियर तीसरी बात होती है, जो ज्यादा हमें बताता है कि व्हाट आई वांट टू से यू फॉर द सेम लेवल ऑफ रिस्क आई विल हैव ए मैक्सिमम रिटर्न एज ए रैशनल इन्वेस्टर, आई विल गो फॉर दैट एफिशिएंट फ्रंटियर। हैरी मार्क्वेस की बातें की थी, 3 बातें तो ये और 2 बातें आज जो बतानी है, फिर मैं इन 5 बातों को इंटीग्रेट कर दूंगा आज के इस लेक्चर में। तो बेटे 2-3 कंसेप्ट कवर होंगे आज, मतलब आज जितने भी रिस्क एंड रिटर्न के पार्ट 1 के जितने भी कंसेप्ट्स रह गए हैं, आई विल बी डिस्कसिंग टुडे एंड आई विल बी डिस्कसिंग द 2 लर्निंग आउटकम्स। तो 3 बातें तो आपने लिख ली, 4th पॉइंट है जो आज हम डिस्कस करेंगे, व्हाट आई मीन बाय कैपिटल एलोकेशन लाइन, CAL क्या होती है, और लास्ट है व्हाट आई मीन बाय यूटिलिटी फंक्शन, व्हाट आई मीन बाय लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, व्हाट आई मीन बाय यूटिलिटी कर्व, व्हाट आई मीन बाय इंडिफरेंस कर्व। इकोनॉमिक्स की बातें करेंगे। तो अगर आपने ये 5 बातें समझ ली, फिर 5 को इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे मैंने इस पोर्टली में क्या बनाया, मैंने कहा जी हम 5 बातों को फिर इंटीग्रेट कर देंगे। पहला मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर, फिर ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, और फिर एफिशिएंट फ्रंटियर, कैपिटल एलोकेशन लाइन, और लास्ट है जी इंडिफरेंस कर्व। 5 बातें अगर आपने समझ, जिसमें से 3 तो मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। अच्छा, मैं आज आपसे एक बात पूछता हूं, आप सच बताना, आप मुझे ईमानदारी से बताना जो मैं पूछना चाह रहा हूं। आप पहले हेडिंग लिखिए अपना रजिस्टर में, कैपिटल एलोकेशन लाइन। कहानी शुरू होने वाली है बेटे किस्मत की, कहानी किस्मत की स्टार्ट होने ही वाली है। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं एक बार ब्लैक स्लाइड्स में देखिए, ये देखिए रिटर्न, रिस्क, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो, फ्रंटियर, इंटीग्रेट, ये बेटा 3 आज कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कंसेप्ट नंबर 6, कंसेप्ट नंबर 7 एंड कंसेप्ट नंबर 8 आई विल बी डिस्कसिंग टुडे। तो आपका ध्यान से बैठना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। व्हेन आई से ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, इट हैज, आप कहीं का पाव भाजी खाते हैं तो आपको पता है भाई ऑप्टिमम पाव भाजी का टेस्ट क्या होता है, ऑप्टिमम पाव भाजी में बटर कितना होता है, ऑप्टिमम पाव भाजी में चटनी कितनी होती है, ऑप्टिमम पाव भाजी में प्याज क्या होगा, उसमें सब्जी कैसी होगी, उसमें पाव कैसे होंगे, पाव कितने गर्म होंगे। आप आंख बंद करके भी आप पाव भाजी को खाएंगे तो आप इजीली बता सकते हैं, बिकॉज यू नो द फीचर्स। सिमिलरली व्हेन आई से ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, I know the features, maximum return with given level of risk or minimum risk with a given level of return. That is optimum portfolio. But for deciding that, you should be aware of indifference curve. You should be aware of capital allocation line. तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको कैपिटल एलोकेशन लाइन ही बताने जा रहा हूं बेटे। आइए मैं सीधा अपने ड्रैग करके सीधा ही आ गया, मैं नीचे आया। तो बेटा लास्ट के 2-3 कंसेप्ट जो रह गए वो हमने डिस्कस करने हैं। मैं भूपेश आनंद कंसेप्ट नंबर 6 में जा रहा हूं बेटे। 6, 7, 8 3 मैंने प्रिपेयर करने और बड़ी मेहनत से आई हैव प्रिपेयर्ड दी स्लाइड्स। बट उससे भी ऊपर है कि अगर आप ईमानदारी से आज मेरी बात को सुनते हैं तो यू विल बी इंजॉइंग लाइक एनीथिंग। जो बातें मैंने आज टेक्निकली आपको बतानी है, मुझे नहीं लगता कि कोई बताता भी होगा। आइए दोस्त, लेट स्टार्ट मेरे दोस्त। आइए कहाँ चला गया बेटे कंसेप्ट नंबर 6 कहाँ चला गया बेटे, कहाँ चला गया, ये रहा बेटे। आओ मेरे बेटे। कंसेप्ट नंबर 6 में मैंने आज आपको यही बात बताई है दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। स्क्वेजर को, करिकुलम को, कैंडिडेट सोर्सेज क्वेश्चंस को, मॉक टेस्ट को, अपनी नॉलेज को बादाम रोगर बनाकर आज आपके सामने ये स्लाइड्स प्रिपेयर किए, ब्लैक स्लाइड्स, जिससे कि आपको ज्यादा अच्छा लगे, घर जैसा या स्कूल जैसा आपको फील आए। तो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो में आप सभी बच्चे कुछ तो लिख ही चुके हैं जो हैंड रिटन स्लाइड्स में था। एक बात और लिखनी है, मैंने इसे ऑप्टिमम पोर्टफोलियो कहता है जी, सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम पोर्टफोलियो के लिए यू शुड बी अवेयर ऑफ 2 मोर कंसेप्ट्स। वन इज कैपिटल एलोकेशन लाइन की आपके पास कितने फंड्स हैं, आप इन्वेस्ट कितना करना चाहते हैं,
ऑप्टिमम पोर्टफोलियो के लिए। और दूसरी बात, व्हाट आई मीन बाय इंडिफरेंस कर्व, व्हाट आई मीन बाय यूटिलिटी, व्हाट आई मीन बाय लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो 3 बातें वो और 2 बातें ये, 5 बातें अगर आपको समझ आ गई तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। मैं आज आपसे एक बात छोटी सी पूछता हूं कि आपके पास $1,00,000 हैं, साथ ध्यान से बेटे, कमर सीधी करके हैं बेटे, कहानी शुरू हो चुकी है। आपके पास $1,00,000 हैं, आप ये बताइए $1,00,000 में मैं आपको 2 ऑप्शंस दूं। अगर पहली ऑप्शन है 100% इन्वेस्ट इन रिस्की एसेट्स, आप कोका कोला के, पेप्सी के, जनरल के, एचपी के सबके शेयर्स ले लें, इट मींस यू आर इन्वेस्टिंग इन 100% रिस्की। ऑप्शन नंबर 2, यू इन्वेस्ट सम पार्ट इन रिस्की एंड यू इन्वेस्ट सम पार्ट इन रिस्क फ्री। आप बताइए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगी। एक कॉमन आदमी, एक रैशनल इन्वेस्टर, एक मिडिल मैन, एक मैंगो पीपल कहां पे इन्वेस्ट करेगा अगर आपके पास 2 तरीके हो, 2 ऑप्शन हो। पहला वे, मैं फिर रिपीट करता हूं, $1,00,000 कोका कोला या उन सभी स्टॉक्स में बाय कर लें, रिस्की एसेट्स में बाय कर लें, $1,00,000 वहीं पे अब्सॉर्ब कर लें, पहली बात। दूसरी बात, आपने $1,00,000 रिस्की में नहीं डाले, कुछ रिस्की में डाल दिए, कुछ रिस्क फ्री में डाल दिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले ली, यूएस ट्रेजरी बिल्स ले लिए। बताइए दोस्तों, अगर हम एज ए कॉमन पीपल की बात करें, वी ऑल आर रैशनल इन्वेस्टर्स, आप भी रैशनल है, मैं भी रैशनल हूं, रिस्क अवर्स है ना। तो आपको क्या लगता है, आप 100% पैसे $1,00,000 रिस्की में डालेंगे, पहली ऑप्शन में डालेंगे, या कुछ इन्वेस्टमेंट रिस्की में डालेंगे और कुछ पैसे रिस्क फ्री में डालेंगे? इट इज बट ऑब्वियस, बड़ी स्वाभाविक सी बात है यार, आप ये क्या पूछ रहे हो मेरे से, है ना। आपको लगेगा पता नहीं क्या पूछ रहा है मास्टर भूपेश आनंद, पता नहीं सीएम में कैसे बन गया और क्या क्या पूछता जा रहा है अमेरिकन लंदन डिग्री लेने के बाद। बेटे ये स्वाभाविक सी बात है, इट इज बट नेचुरल दैट यू विल, यू नो, एज अ रैशनल इन्वेस्टर आई विल नॉट इन्वेस्ट 100% इन रिस्की एसेट्स, रादर आई विल इन्वेस्ट सम पार्ट इन रिस्की एंड सम पार्ट इन रिस्क फ्री। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो मैं अपने $1,00,000 1,00,000 रिस्की में नहीं डालूंगा, 70,000, 80,000, 50,000, 60,000 डिपेंड करता है, वो रिस्की में डाल दूंगा, और जो बैलेंस पैसे वो रिस्क फ्री में डालूंगा। इट मींस आई एम एलोकेटिंग माय कैपिटल, मैं अपनी कैपिटल को एलोकेट कर रहा हूं। और ये बात मुझे एक बात अभी से एग्जांपल से समझ आ गई कि जब भी मैं अपनी कैपिटल को एलोकेट करूंगा, उसका कुछ हिस्सा रिस्क फ्री में जाएगा और कुछ हिस्सा रिस्की में जाएगा। मैं 100% रिस्की नहीं खरीदूंगा बेटे, इसी का तो नाम है कैपिटल एलोकेशन लाइन। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, लाइन भी छोड़ दीजिए, लाइन छोड़ दीजिए, आप बताइए कैपिटल एलोकेशन का मतलब आप क्या समझते हैं। मतलब एलोकेशन ऑफ कैपिटल, इट मींस टू डिटरमाइन हाउ मच अमाउंट ऑफ फंड्स टू बी इन्वेस्टेड इन रिस्की एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ फंड्स टू बी इन्वेस्टेड इन रिस्क फ्री। आपने एफिशिएंट फ्रंटियर से ये बात देख ली कि कौन सा हमें पोर्टफोलियो, कौन सा सिक्योरिटी लेना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न एंड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर। आपने वेट्स ऑफ पोर्टफोलियोज निकाल लिए क्योंकि आपके पास रिटर्न गिवन था, तो आप ये देख रहे थे कौन सा पोर्टफोलियो लूं मैं, आपने वेट ऑफ द पोर्टफोलियो निकाल दिया। बेटे वो वेट था रिस्की का, मतलब आपने जो अभी तक कैलकुलेशन की है वो प्रोपोर्शन निकाली। सपोजिंगली मैं एज्यूम करता हूं आपके पास $1,00,000 हैं और आप टीसीएस या इन्फोसिस में डालना चाहते हैं, तो अभी तक हमने जो मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो से किया, उसने ये बताया कि 80% आप इन्फोसिस में डाल दीजिए, 20% टीसीएस में डाल दीजिए। इट मींस वी हैव लर्न दैट हाउ मच प्रोपोर्शन और हाउ मच अमाउंट ऑफ फंड्स टू बी इन्वेस्टेड इन रिस्की एसेट्स एंड हाउ मच शुड बी इन्वेस्टेड इन टीसीएस और इन्फोसिस इफ देयर आर ओनली 2 एसेट्स। लेट इट बी द केस, आई एम जस्ट फॉर assumption पर्पस, बट द पॉइंट इज इन रियल लाइफ आप सारे पैसे रिस्की में तो डालते ही नहीं है यार, तो फिर ऑप्टिमम पोर्टफोलियो निकाल ही नहीं पाएंगे अभी तक। तो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो के लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप कुछ पैसे रिस्क फ्री में डालेंगे और कुछ पैसे रिस्की में डालेंगे। आपके पास $1,000 होते हैं, आप हिल स्टेशन घूमने जाते हैं, तो क्या सारे पैसे खर्च करके आते हैं या कुछ बचा के भी आते हैं? बेटे कुछ बचा के आते हैं, कुछ हम अपनी सीक्रेट पॉकेट में रखते हैं, कुछ रिस्क फ्री रखते हैं कि भाई जो रिजर्व पड़े रहें। आप सारे पैसे तो नहीं डालेंगे, अदरवाइज यू विल बी कंसिडर्ड एज रिस्क लवर। आप रिस्क अवर्स हैं यार, रैशनल इन्वेस्टर हैं, तो कुछ पैसे रिस्क फ्री में डालेंगे और कुछ पैसे रिस्की में डालेंगे। इट मींस हाउ मच टू बी इन्वेस्टेड इन रिस्क फ्री एंड हाउ मच टू बी इन्वेस्टेड इन रिस्क इन रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, इन रिस्की एसेट्स मार्केट। बेटे उसके लिए हम कैपिटल एलोकेशन लाइन का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे, और धीरे धीरे मैं इसमें बताऊंगा। आप पहले अगर पहली लाइन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, Allocation means capital allocation means how much
is the size of the capital which is to be allocated in between risky and risk free। बेटे लॉजिक समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, हम ऐसे नहीं बस फॉर्मेलिटी पे लर्निंग आउटकम खत्म कर देंगे। बेटे 10th लेक्चर है, अभी रिस्क रिटर्न का पार्ट 1 खत्म नहीं किया मैंने, अभी 2-3 लेक्चर्स और लगने वाले हैं, अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा करिकुलम के। आपको क्या लगता है, अभी तो कुछ क्वेश्चंस में पूछने भी लेट्स प्रैक्टिस वाले स्वेजर से सब कुछ कवर कर दूंगा। आप आराम आराम से धीरे 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 लिखिए। कैपिटल एलोकेशन लाइन का मीनिंग अगर आपको समझ आ गया, लॉजिकली बात समझ आ गई, तो बेटे बड़े से बड़े एमसीक्यूज कर पाओगे आप। कैपिटल एलोकेशन लाइन का के पीछे क्या विजन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, दैट इज हाउ मच टू बी इन्वेस्टेड इन रिस्की एंड हाउ मच टू बी इन्वेस्टेड इन रिस्क फ्री एसेट्स। ये हमारा बेटा विजन है। आउट ऑफ टोटल फंड्स, मैंने कहा लेट इट बी आई हैव 1 लाख फंड्स, आई हैव 1 लाख डॉलर्स। अभी भी एग्जांपल दिया कि मेरे पास 1 लाख डॉलर्स हैं। अब उस 1 लाख डॉलर्स में से अगर आप सच में रैशनल हैं तो सारे पैसे टीसीएस और इन्फ्लुएंसर्स में नहीं डालेंगे। यू विल इन्वेस्ट समथिंग इन रिस्क फ्री एंड यू विल इन्वेस्ट समथिंग इन रिस्की। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब ये कितना यहां डालें, कितना यहां करें और कितना, हाउ मच शुड बी द वेट इन रिस्क फ्री, दैट विल बी डिसाइडेड बाय वो कौन बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, कैपिटल एलोकेशन लाइन बताएगी। कैपिटल एलोकेशन लाइन हमें दोनों के बीच में वेट्स कैलकुलेट करना बता देगी। आइए एक बार देखें, एक बार सिंपल सी बात है जी, देखते हैं। इन्वेस्टर के पास 1 लाख रुपए, इन्वेस्टेड 20% इन इन्फ्लुएंसर, 80% इन, मान लेते हैं कि इफ ही इज ओनली इन्वेस्टिंग इन रिस्की, जो अभी तक हमने सीखा है एज पर एफिशिएंट फ्रंटियर, अगर वो सारे पैसे रिस्की में करता है, जबकि ऐसा होगा नहीं, रैशनल कभी ऐसा करेगा नहीं, फिर भी देख लेते हैं हमें उसका। देखिए मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर और एफिशिएंट फ्रंटियर से मुझे उनके वेट्स पता चल गए। अब आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि एफिशिएंट फ्रंटियर से, मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर से आई कैन कैलकुलेट दैट हाउ मच अमाउंट इज टू बी इन्वेस्टेड इन विच टाइप ऑफ रिस्की एसेट। सपोजिंगली विद हेल्प ऑफ दैट आई हैव कैलकुलेटेड कि भाई 80% यहां पे इन्वेस्ट करना है और 20% यहां पे इन्वेस्ट करना है। मुझे रिटर्न गिवन है 12% यहां पर है और यहां पे 9% है। आपको रिस्क भी गिवन है 6% यहां पर और 7% यहां पर है। इट मींस अभी तक जो भी कुछ आपने किया वो रिस्की एसेट्स के लिए किया, विद हेल्प ऑफ मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर किया, विद हेल्प ऑफ एफिशिएंट फ्रंटियर किया। बट इन रियल लाइफ वी डू इन्वेस्ट इन रिस्क फ्री ऑल्सो। तो मैंने आपको यहां पर अब धीरे धीरे बताना है, मैंने आपको धीरे धीरे बताना है। नाउ दिस इज अ रिस्की पोर्टफोलियो। अगर आप देखें तो ये रिस्की पोर्टफोलियो है। देखिए बेटा रिस्की है, इसका रिटर्न निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 0.8 इंटू 0.12 प्लस 0.2 इंटू 0.09 मैंने निकाल दिया। और देखिए आ रहा जी, ये आ रहा रिटर्न, ये आ रहा जी रिटर्न, वेटेड रिटर्न, दैट इज 11.4%। बड़ी मेहनत की है बेटा, केस स्टडीज तक पीपीटीज बना दी, और ये केस स्टडी आपको करिकुलम स्क्वायर में नहीं मिलने वाली। भूपेश आनंद ने ये सारी बातें आपको इसलिए बताई कि आपको छोटे छोटे सिंपल एग्जांपल्स देकर आपको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे। बेटा हिमालयाज में एक दिन में थोड़ी चढ़ जाता है कोई, पहले छोटे छोटे पर्वतों में जाते हैं। तो मैंने छोटे छोटे एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश की कि मैंने कहा ठीक है भाई, अभी तक मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर से, एफिशिएंट फ्रंटियर से आई हैव कैलकुलेटेड दैट 11.4% इज द वेटेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। अच्छा आप इसका रिस्क निकालें, जो मैंने लेक्चर नंबर 5, 6, 7 में बताया। सिंपल सी बात है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। बेटे मैं कुछ इससे प्रूव करूंगा, अभी आपके सामने प्रूव करूंगा कि जैसे ही मैं रिस्क फ्री एसेट डाल देता हूं तो इसका रिस्क कुछ कम हो जाएगा। अभी इसका नेचर कुछ और है, अभी इसका नेचर है पैराबोलिक, धीरे धीरे लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। पैराबोलिक लीनियर, एक बच्चे को नींद आ रही थी वो खड़ा हो गया, बेटा अभी बताऊंगा व्हाट इज पैराबोलिक एंड व्हाट इज लीनियर। एमसीक्यू फिलअप है, भरा पड़ा है ये बताने के लिए कि क्या वेदर विद हेल्प ऑफ कैपिटल एलोकेशन लाइन यू कैन कन्वर्ट इनटू अ लीनियर इक्वेशन। आएंगे बेटे कि लीनियर इक्वेशन होती क्या हम देखेंगे, पैराबोलिक क्या होता है हम देखेंगे। पहले आप ये छोटी सी बात बताइए, पोर्टफोलियो रिस्क निकालना टीसीएस इन्फोसिस का, क्या लगता है, क्या लगता है बेटे, ये फॉर्मूला समझ आया है या नहीं, कुछ जाना पहचाना लग रहा है या नहीं, बताओ ना बेटे बताओ, ये जाना पहचाना लग रहा है या नहीं। मैंने कहा टोटल ऑफ WR, ये तो हो गया रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, ये आ गया बेटे। अब देखिए ये स्क्वायर रूट में आ रहा है। अब सुनना, अगर कोई इक्वेशन, जैसे मैंने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर कोई इक्वेशन स्क्वायर रूट में आ रही है या रेज टू पावर 2 है या कुछ भी पावर है, बेटे लीनियर इक्वेशन नहीं है, इट इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जहां पर LHS और RHS बराबर होते हैं, ना तो कोई स्क्वायर रूट होता है ना रेज टू पावर कुछ होती है। अब एक बच्चा बार बार सोच रहा है पता नहीं लीनियर कहां आ गए।
बेटे मैं अभी एक बात यही तो बताना चाहता हूं आपको कि कैपिटल एलोकेशन लाइन जैसे ही हम बनाएंगे, उसमें जैसे रिस्क फ्री एसेट बनाएंगे, आप नॉन लीनियर इक्वेशन से लीनियर में आ जाएंगे। यही तो बात बता रही है। देखो जरा क्या लिखा मैंने कहा जी, मैंने कहा ना दो वो इक्वेशन फॉर दिस इज नॉन लीनियर ही लिखेंगे बेटे। वो कहता जी जो ऊपर वाली इक्वेशन है जो मैंने अभी भी कैलकुलेट की फॉर रिस्क, इट इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन बिकॉज इट इज द पावर स्क्वायर रूट है या होल पावर है। अब मैं अगर बात करूं नोट 3 में, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नॉन लीनियर, बेटे भरा पड़ा है पेपर आपका एमसीक्यू का, आपको पता ही नहीं है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। मैंने कहा अगर इक्वल स्क्वायर रूट है या रेज टू पावर 2 है या 3 है तो बेटे नॉन लीनियर हुई। लीनियर किसको कहते हैं? जब LHS RHS के बिल्कुल बराबर हो, ना तो होल स्क्वायर हो ना रेज टू पावर कुछ हो ना स्क्वायर रूट हो, दैट इज नेम्ड एज लीनियर इक्वेशन। तो आइए जी, फीचर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले लिख लें, मैं फिर धीरे धीरे आपको लेकर आऊंगा जहां जो चीज मैंने बतानी है। फीचर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हेन LHS इज इक्वल टू RHS, बेटे कोई नहीं बताएगा। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होती हैं, ना तो स्क्वायर रूट होता है ना रेज टू पावर कुछ होता है, हम कहते हैं उसका नाम है लीनियर इक्वेशन। अब ये यूज कहां पे होगा देखेंगे। अभी मान लेते हैं आपको कुछ समझ नहीं आया, लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन में कुछ भी समझ नहीं आया, हम अज्यूम करते हैं अभी धीरे धीरे समझ आएगा। अब देखिए रैशनल इन्वेस्टर कहां पे इन्वेस्ट करेगा? बेटे ही विल इन्वेस्ट इन रिस्की एज वेल एज रिस्क फ्री। एक रिस्क अवर्स व्यक्ति दोनों जगह इन्वेस्ट करेगा, सारे पैसे रिस्क में नहीं डालेगा। Now, with the help of efficient frontier, the desired level of return we can calculate the weights। मैंने आपको बता दिया the above portfolio जो ऊपर वाला पोर्टफोलियो था जिसमें TCS और इन्फोसिस दिए थे, TCS में 80% था और इन्फोसिस में 20% था, मैंने कहा that portfolio is considered as risky portfolio, but as a layman, as a mango people, as a risk averse people, you will not invest 100% in risky, you will invest some part in risk free and some part in risky। That's why we are doing capital allocation लाइन। सो कैपिटल एलोकेशन लाइन इंट्रोड्यूस करती है रिस्क फ्री एसेट्स को जहां पर स्टैंडर्ड डिविएशन 0 है और जिसकी कोरिलेशन 0 है। सुनना जरा ध्यान से, दो बातें बोल गया। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिस्क फ्री एसेट इज 0। मैंने कहा यूएस ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनका स्टैंडर्ड डिविएशन 0 है और इनकी कोरिलेशन भी 0 है। तो अब इफ आई इंट्रोड्यूस रिस्क फ्री एसेट, कुछ नहीं करना, उसी फॉर्मूले में पुट करूंगा, आपके सामने कैलकुलेशन आ जाएगी, आप आराम से देखेंगे, आपको समझ आएगा बेटे, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आइए देखते हैं। नो इफ वी वांट टू बिल्ड अ न्यू पोर्टफोलियो, अगर हम नया पोर्टफोलियो बनाना चाहें कंसिस्टिंग ऑफ रिस्की एंड रिस्क फ्री एसेट्स, अगर हम रिस्की और रिस्क फ्री एसेट्स का बीच का एक मिक्सचर बनाना चाहें एज अ लेमैन, एज अ मैंगो पीपल, एज अ रैशनल इन्वेस्टर, तो मैं क्या कर रहा हूं, वही $1,00,000 जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए थे टीसीएस और इन्फोसिस में डालूंगा, बट रिस्क फ्री में भी डालूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 80% पैसे टीसीएस और इन्फोसिस मिलाकर डालूंगा। मतलब जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया था, क्या बनाया था कि भाई 70% मैं टीसीएस में डालता हूं, 30% मैं इन्फोसिस में डालता हूं। पहले तो 1,00,000 का 70 और 30 कर दिया था, ये 1,00,000 का 80 और 20 कर दिया था। अभी मैं क्या कर रहा हूं, पहले 1,00,000 को डिवाइड कर रहा हूं, 80,000 में डालूंगा टीसीएस और इन्फोसिस मिलाकर और $20,000 की मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लूंगा बिकॉज आई एम ए रैशनल इन्वेस्टर। ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे? बनाइए बेटे, ग्राफ ये डायग्राम बनाएंगे तो समझ आएगा। मैंने कहा जी एज पर मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो मैंने ये निकाल लिया, हाउ मच शुड बी द वेट्स ऑफ रिस्की एसेट्स एंड विद इन दैट मैंने ये चेक कर लिया कि भाई अज्यूम करते हैं ए एसेट है टीसीएस, मान लो उसमें 70% डाल रहे हैं। अब 80 नहीं ले रहा है क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई यहाँ भी 80% लिया है, फिर आपको पता नहीं चलेगा कौन सा 80, जान के मैंने 70-30 कर लिया। तो 80% पैसे मतलब क्या हुआ, $80,000 आप इन्फोसिस और टीसीएस मिलाकर या सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी मिलाकर, जहां पर सिक्योरिटी ए में मैं 70% डाल रहा हूं और सिक्योरिटी बी में 30% डाल रहा हूं, और $20,000, ये देखिए 20% ऊपर लिखा हुआ है, $20,000 की आप यूएस की ट्रेजरी बिल्स ले रहे हैं। ठीक है सर, एज रैशनल इन्वेस्टर आप ऐसे ही करेंगे। अब अगर आप इसका वेटेड रिटर्न निकालना शुरू कर दें, जो मैंने ऊपर आपको पोर्टफोलियो बनाया है, अगर आप इसका वेटेड रिटर्न निकालें तो आपको पता ही है कि हम कैसे निकालेंगे। ये मैंने आपको दिया हुआ बेटा 10% और 6% का रिटर्न पहले ही दे दिया था, टेबल दिया था ना टीसीएस का और इन्फोसिस का। मान के चलते हैं सिक्योरिटी है टीसीएस है और सिक्योरिटी भी
इन्फोसिस है, 10% का रिटर्न और 6% का रिटर्न वहीं पे दे दिया था। 70% मैंने अभी, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ बेटे, 70% मैंने अभी अभी आपको बताया, 30% अभी अभी बताया, और 8.8% मेरे सामने रिटर्न आ गया जी, वेटेड रिटर्न 8.8%। जैसे ही मैंने रिस्क फ्री एसेट को इंट्रोड्यूस किया तो 8.8% तो किस में आया, ये तो आया रिस्की में। अगर आप इसका रिस्क निकालना शुरू करें, रिस्क निकालना शुरू करें, देखो बेटे, रिस्क निकालना शुरू करें, रिस्क निकालना शुरू करें, तो मैंने लिखा है रिस्क फ्री एसेट स्टैंडर्ड डेविएशन of risk-free asset will be zero, but between risky and risk-free asset will be correlation also will be zero। दो बातें मैंने बोली हैं, आई थिंक यहाँ कोरिलेशन वर्ड मिसिंग है। कोरिलेशन भी जीरो होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी जीरो होगा। अब जरा चेक करना, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो कह देता हूं, है ना, तो ए क्या हो गया, ए क्या हो गया, ए इज रिस्की पोर्टफोलियो जिसमें टीसीएस और इन्फोसिस दोनों है, और बी क्या हो गया, रिस्क फ्री जिसमें आपने क्या किया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने यहां पर जो है ना प्लस यहां पर रिस्क फ्री वेट भी करना चाहिए, रिस्क फ्री रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री, वो मैंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बताना एक्चुअली में चाहता था कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग क्या है। तो यहां देखिए जी, ये मैंने यहां लिखा, दिस लिखा और यहां पे कोरिलेशन लिखा। अब ये बताइए कोरिलेशन जीरो है, कोरिलेशन बिटवीन रिस्क फ्री एंड रिस्क इज जीरो, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री इज जीरो। आप बताओ, जब ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो जीरो, तो खाली आपके पास ये रह गया W1 SD1 होल स्क्वायर या W1 स्क्वायर SD1 होल स्क्वायर SD1 स्क्वायर। अगर आप इसको और इसको काट दें तो आपके पास आराम से एक ही फॉर्मूला बचा। आपने लिखा, आपने कहा दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो विच इज इक्वल टू W1 SD1। प्रूव करके बताया। बताओ ये लीनियर इक्वेशन बनी या नहीं बनी। पहले जब आप पोर्टफोलियो रिस्क निकाल रहे थे, जब रिस्क फ्री एसेट नहीं थे, एट दैट टाइम इट वाज नॉन लीनियर इक्वेशन, क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा था, होल स्क्वायर आ रहा था। अब यहाँ पे होल स्क्वायर भी नहीं आ रहा, स्क्वायर रूट भी नहीं आ रहा। इट मींस कैपिटल एलोकेशन लाइन जैसे ही आप इंट्रोड्यूस करते हैं, रिस्क फ्री एसेट जैसे ही आप इंट्रोड्यूस करते हैं, आपकी वो इक्वेशन नॉन लीनियर से लीनियर बन जाती है। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने दोबारा से आ रहा हूं, दोबारा से मैंने वही पोर्टफोलियो कह दिया। एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% है, मतलब रिस्क दोनों में आप, मतलब पोर्टफोलियो एक्स है ना, ए भी और बी भी। अभी हमने किया बेटे, ये देखो, ये किया ना बेटे 10%। अच्छा, ये 8.8, चलो मान लेते हैं 10% है, ऐसा क्या हो गया, 10% है। रिस्क फ्री एसेट में 6% है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन 8% है टीसीएस ए और बी की, और आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क फ्री की 0 होती है। वेट इसमें 70% है और इसका वेट 30% है। अच्छा, इसका रिस्क निकालना हो तो हम सीधा एक फॉर्मूले से कर सकते हैं, W1 SD1 जो मैंने अभी भी प्रूव किया। ये देखिए, नेट रिजल्ट विल बी दिस, आई कैन कैलकुलेट द रिस्क एज पर दिस इजीली, मैं यहां पे निकाल सकता हूं। नाउ बाय इंट्रोड्यूसिंग रिस्क फ्री एसेट, जैसे ही मैंने रिस्क फ्री एसेट को इंट्रोड्यूस किया, स्क्वायर रूट भी कट गया, होल स्क्वायर भी कट गया, और मेरे सामने ये लीनियर इक्वेशन आ गई। ये लीनियर इक्वेशन है बेटे, इसके ऊपर पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है दैट हाउ विद हेल्प ऑफ कैपिटल रिस्क फ्री एसेट दिस इक्वेशन कन्वर्ट्स फ्रॉम नॉन लीनियर टू लीनियर। नोट कर लो, मेरे को पता है थोड़ा सा मेरी हल्की सी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन मैं क्या करूं बेटे, आज बड़े सारे कंसेप्ट इकट्ठे इंटीग्रेट करके बताने हैं, है ना। आप पहले नोट कर लो बेटे, जो मैंने अभी तक बताया आप नोट कर लीजिए। मैंने अभी तक बड़ी सारी प्यारी प्यारी सी बातें बताई हैं। आप अगर देखना चाहें बेटे, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वैसे तो मैं दोबारा से भी घुमा रहा हूँ, सारी स्लाइड्स आगे पीछे कर रहा हूँ कि आपको लॉजिकली समझ आए। अब देखिए, मैंने इसमें क्या लिखा था, हैंड रिटन स्लाइड्स भी प्रिपेयर की, ब्लैक स्लाइड्स के साथ व्हाइट स्लाइड्स भी बनाई। मैंने लिखा कैपिटल एलोकेशन लाइन, एन इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज, सो ही विल हैव 2 ऑप्शंस। Let one option be he is investing 100% in that, वो हमने देख ही लिया। Now he will be going for 2 options. Second option that he will be investing something in risk free and something in risky. So capital allocation line means how much, लिखना है तो लिख सकते हैं। Capital allocation line means how much capital to be invested in risky assets and how much to be invested in risk free. And within this bifurcation, ये बेटे हमें मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो फ्रंटियर ने बता दिया था, एफिशिएंट फ्रंटियर ने बता दिया था कि इनमें से वेट कितना होना चाहिए, रिस्की का आपस में वेट कितना होना चाहिए। रिस्की का और रिस्क फ्री का वेट के लिए मैं कैपिटल एलोकेशन लाइन में जाऊंगा,
है ना, ये आपको बार बार पूछना पड़ेगा। अब देखिए मैंने अभी अभी आपको ब्लैक साइड में केस स्टडी कराई इन्फोसिस की, टीसीएस की, बताई या नहीं बताई, आप बताइए। इन ऑर्डर टू डिसाइड हाउ मच कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। आपको जब ये डिसाइड करना है कि कितने पैसे रिस्की में डालने हैं और कितने पैसे रिस्क फ्री में डालने हैं, हम किसका प्रयोग करते हैं, वी विल टेक द हेल्प ऑफ दिस। अभी पहले इसको लिखिए, इन ऑर्डर टू डिसाइड हाउ मच कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड, हाउ मच कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड इन रिस्की and risk free, we will use two portfolios, we will take the help of lending and borrowing portfolio। अभी बताऊंगा बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको समझ आ जाएगा लेंडिंग एंड बोरिंग क्या होता है, लेकिन पहले कैपिटल एलोकेशन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बेटे। एक बार ड्रॉ करके दिखाइए कैपिटल एलोकेशन लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं बेटे। ये कैपिटल एलोकेशन लाइन है, आप देखिए एक्स एक्सिस में आप लिखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। आप सभी करेंगे बेटे, बड़ी मेहनत से बनाया ना, आप सभी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। ये देखिए ये RFR है बेटे, ये लाइन ना यहाँ से टच करेगी, मैंने गलती से ये देखो ये लाइन टच करेगी बेटा, सीधी लाइन आ रही है। ये मतलब पहले RFR से तो जरूर जाएगी, क्योंकि एक कॉमन इंसान बेटे आराम से बेटे यहाँ से तो जरूर जाएगा, क्योंकि कुछ तो अमाउंट रिस्क फ्री होगा, उसके बाद वो रिस्की में जाएगा। अच्छा, अगर 100% पैसे, चलिए कोई बात नहीं, अभी बताऊंगा। तो दिस लाइन इज नेम्ड एज कैपिटल एलोकेशन लाइन। ये पूरा रिस्की पोर्टफोलियो है। अगर 100% पैसे, अगर 100% पैसे वो रिस्क फ्री मार्केट में डालता है, जैसे हमने कहा था टीसीएस में और इन्फोसिस में डालता है, तो बेटा इसको बोलते हैं रिस्की पोर्टफोलियो। बट अगर इससे कुछ कम पैसे डालता है, मतलब यहां रहता है लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, तो इसको मैं कहूंगा दैट दिस इज अभी देखेंगे इट इज नेम्ड एज लेंडिंग पोर्टफोलियो। अभी देखेंगे व्हाई आई वांट टू से इट एज लेंडिंग, एंड इफ इट इज इन द राइट हैंड साइड इट विल बी नेम्ड एज बोरोइंग पोर्टफोलियो। अभी बना लीजिए एक सेकंड के लिए, मैं अभी बता दूंगा बेटे लेंडिंग और बोरिंग का मतलब क्या है। अगर 100% पैसे $1,00,000 के $1,00,000 वो टीसीएस इन्फोसिस में या सिक्योरिटी ए और बी में डालेगा, तो उसको तो मार्केट पोर्टफोलियो बोलेंगे, उसने मार्केट में डाल दिए, इट मीन्स यहाँ पर उसकी इन्वेस्टमेंट हुई। बट अभी उसके बाद हमने कहा कि एक कॉमन इन्वेस्टर, रैशनल इन्वेस्टर सारे पैसे वहाँ नहीं डालेगा, कुछ पैसे रिस्क फ्री में डालेगा और कुछ पैसे वहाँ डालेगा। अभी कैसे पता चलेगा कि रिस्क फ्री में कितना डालेगा और कितने पैसे रिस्की में डालेगा, उसके लिए मैंने लेंडिंग और बोरोइंग की बातें की। मैंने कहा जो लेफ्ट हैंड साइड है, आप लॉजिकली बताइए, जब मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा, जब यहाँ पे लेंडिंग पोर्टफोलियो होगा, तो इसका मतलब क्या है, मैं बाजार से पैसे बाय करके उधार लेकर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कहाँ पे? आई एम इन्वेस्टिंग इन द रिस्क फ्री। इट मीन्स मैं ज्यादा रिस्क, मतलब मैं आई एम मोर रिस्क अवर्स, आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, आई एम रिस्क एलर्जिक। और अगर मैं रिस्क फ्री के रेट पे लोन लेकर पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ इन द मार्केट, आई विल से इट इज अ बोरिंग पोर्टफोलियो। इस बात को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नाउ इन ऑर्डर टू डिसाइड हाउ मच शुड बी द साइज ऑफ कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड इन रिस्की एंड रिस्क फ्री, वी विल टेक द हेल्प ऑफ, now on capital line we can have two portfolios, we can have lending portfolio and we can have borrowing portfolio। ये थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे बनना चाहिए था, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा बेटे, ऐसे आएगा, थोड़ा सा हमारे उसने बनाया नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। ये बोरिंग पोर्टफोलियो है, ये लेंडिंग पोर्टफोलियो है। अगर उसने 100% पैसे मार्केट में डाले तो यहाँ पर आएगा, और अगर उसने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो लेंडिंग अमाउंट है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, रिस्क फ्री में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। और अगर ऊपर जा रहा है, मतलब इट मीन्स वो ज़्यादा पैसे वहाँ से बोरो करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं। लेंडिंग पोर्टफोलियो लिखिए, इसको लिखिए जी। Lending portfolio means to invest in left hand side of risky portfolio, that is investing in risk free government bonds, so lesser risk and lesser return। अगर लेफ्ट हैंड साइड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इफ यू आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट मीन्स लेस रिस्क एंड लेस रिटर्न, इट मीन्स वी आर मोर इन्वेस्टिंग इन रिस्क फ्री एसेट्स, ठीक है। एंड व्हाट आई मीन बाय बोरिंग पोर्टफोलियो, इट मीन्स इन्वेस्टिंग इन द राइट हैंड साइड ऑफ रिस्की पोर्टफोलियो or capital allocation line, that is borrowing money from the risk free asset and investing in risky portfolio, so higher risk and higher return is owned funds are 1 lakh, but this
आपके अपने पैसे 1 लाख हैं, बट आप मार्केट में 1,20,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, 20,000 उधार में ले रहे हो। इट मीन्स वो डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है। On that basis, we will see that whether you will be having a lending portfolio or whether you will be having a borrowing portfolio. So capital allocation line हमें ये सारी बातें बताती है कि आप lending में रहेंगे या borrowing में रहेंगे। बेटे अभी मैंने यहाँ पर लास्ट पॉइंट लिखा, आज का क्लास मैं यहीं पे कंप्लीट करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंडिफरेंस कर्व्स बताऊंगा, लेकिन अभी पहले आप ये देखिएगा लिखा है, एज ऑल द इन्वेस्टर्स विल हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस अबाउट एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं, कोई टेंशन की बात है नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में ये वाला कंसेप्ट भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आप एक बार देख लीजिए। मैंने बड़ी मेहनत से यहाँ पे भी प्रिपेयर किया है कि कैपिटल एलोकेशन लाइन कैसे प्रूव करेगी। अच्छा देखिए जी, ये मैंने यहाँ पर नीचे एक्स एक्सिस में मैंने एक्स एक्सिस भी बनाई, वाई एक्सिस भी बनाई। ये देखिए एक्स एक्सिस में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो लिखा। अगर आप 100% पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं रिस्की में, तो रिस्की इफ 100% इन्वेस्टेड, इफ यू इन्वेस्ट लेस देन 100% इन रिस्की, तो आप फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्टफोलियो में आएंगे, इसको बोलते हैं लेंडिंग पोर्टफोलियो। एंड इफ यू इन्वेस्ट मोर देन 100% इन रिस्की, इट विल बी नेम्ड एज राइट हैंड साइड पोर्टफोलियो। ये देखिए बोरिंग, ये राइट हैंड साइड वाला है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और देखेंगे। इंडिफरेंस कर्व अभी नहीं बता रहा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, मतलब लेक्चर नंबर 11 या 12 में बताऊंगा। अभी कैपिटल एलोकेशन लाइन में इंग्लिश में बताऊंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू डिफरेंट कांसेप्ट्स, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू कैपिटल एलोकेशन लाइन। मिलते हैं बेटे लेक्चर नंबर 11 में। कैपिटल एलोकेशन लाइन अभी और बतानी है, बड़े एक्सप्लेन करूंगा। आई विल ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कांसेप्ट्स। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।